हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आगे बात करेंगे। जैसे इसके पहले पिछले क्लास में हमने पढ़े थे कि कार्बन क्या है और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं हमारे रियल लाइफ में वो किस तरह से उनकी मतलब रोल है हमारे जीवन में। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में उसका कार्बन का क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमने बातें करी थी। और साथ में हमने ये भी देखा था कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे ह्यूमन बॉडी में और साथ में जितने भी आपके या अर्थ क्रस्ट में इसकी परसेंटेज क्या है, या एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा कितनी है, अर्थ क्रस्ट में मात्रा कितनी है। और मैं साथ में भी देखा था इसके फिजिकल स्टेट क्या होते हैं। और साथ में ये पढ़े थे कार्बन का फॉर्म क्या हो सकते हैं फिजिकल स्टेट के लिए। मतलब जैसे हमने पढ़ा था कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट। ठीक है, और साथ में इसके हम स्टेट पढ़े थे फिजिकल स्टेट के रूप में, जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, तीनों के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम बात करेंगे कार्बन की आगे की बातें। जैसे कार्बन के हमारे कार्बन तो पहले हैं क्या, तो एक कार्बनिक का धातु होता है, सबसे पहले नॉन मेटल है। दूसरी बात कार्बन का सिंबल, ये सब चीज़ें देखेंगे ताकि कार्बन को हम जो आगे पढ़ने वाले थे बॉन्ड बनाने के लिए सीखने वाले हैं कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं। यानी आप इससे पहले क्लास में या इसके पहले आप अगर पढ़े हो मेटल नॉन मेटल, तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो मेटल नॉन मेटल में एक टॉपिक पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। उसी तरह आपके ये जो चैप्टर में कार्बन कार्बन क्या बनाता है आपका, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे संयोजक क्या कहते हैं हिंदी में। तो देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे ये बात कि कार्बन जो सबसे पहले इसकी सिंबल क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या है। तो कार्बन तो क्या है, एक नॉन मेटल है। दूसरी बात है कि कार्बन का सिंबल क्या है, सबसे फर्स्ट सिंबल क्या है कार्बन का, तो कार्बन का सिंबल होता है C फर्स्ट। सेकंड देखिए यहाँ पे इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका है 6। उस तरह एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास या मास नंबर भी बोल सकते हो आप इसको, ये होता है 12। ठीक है, और साथ में इसके बारे में एक और चीज़ है, जैसे कार्बन का जो आपका पोजीशन है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ पे पाया जाता है, साथ में इसके वैलेंसी क्या होते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है, तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं कि आपका कार्बन का पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन है इसका। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल याद करिए। हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी, जिसमें हमने पढ़ाया था आपको मेटल नॉन मेटल, वहाँ पे समझाया था आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल होता है, इसका हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक का आता है, जिसमें हम ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 होता है, और इसको एस ब्लॉक कहा जाता है। और साथ में इधर डी ब्लॉक होते हैं, जिसमें टोटल 3 से लेके 12 तक ग्रुप पाए जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे 13 से लेके 18 तक हमारे पास यहाँ पे को पी ब्लॉक बोलते हैं, और नीचे पाया जाता है ए ब्लॉक। तो हम यहाँ पे बस बात करेंगे कार्बन पोजीशन के बारे में। तो बस कार्बन का पोजीशन आपको हम दिखा दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ में नहीं देखना आपको। देखिए सबसे पहले क्या यहाँ पे, ये ग्रुप नंबर 13 आपका, इसको ग्रुप नंबर 13 बोलते हैं, और ये ग्रुप नंबर 14 आपका। ठीक है, ग्रुप नंबर 14। तो ग्रुप नंबर 14 में कार्बन जो होती है स्टार्टिंग कार्बन से होती है, कार्बन और फिर आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैंडेनस बोलते हैं इसको, मतलब जिसको टीन बोलते हैं, और पीबी प्लम्बम लेड जिसे बोला जाता है। तो ये तो ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट हो गए, तो पता चल गया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इस कार्बन का सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा ये कहाँ पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप नंबर 14 में। ठीक है, और साथ में अगर कोई पूछे कि इसका पीरियड क्या है, ठीक है, तो इसका पीरियड नंबर 2 है। पीरियड देखिए फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये होता है। ठीक है, तो पीरियड नंबर कितना हो गया, 2। तो पीरियड भी लिख लो, पीरियड हिंदी में इसको आवर्त बोलते हैं, पीरियड सेकेंड। तो 2 बातें यहाँ पे हो गई पीरियड टेबल में। इसका सबसे पहले इसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 14, और पीरियड नंबर 2 आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप नंबर 14, जैसे यहाँ पे नंबर होता है, जैसे 1 है, ये 2 है। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, एक चैप्टर है आगे जाकर 10th क्लास के लिए, जिसमें चैप्टर का नाम ही है पीरियोडिक टेबल, चैप्टर का नाम ही है, जहाँ पे आवर्त सारणी किस तरह से बनाए गए, वहाँ पे कितने साइंटिस्ट हैं जो पीरियोडिक टेबल को आगे आके बढ़ाए थे, ये सभी बातें वहाँ पढ़नी है। पर यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा बेसिक में याद रखना है कि यहाँ पे है क्या आपका। ठीक है, तो क्या है आपका, तो 2 हुआ, फिर 3, इस तरह से टोटल कितने 12 तक गए हैं। फिर यहाँ पे 13, 14, यहाँ टोटल 18 गए हैं। कितने, 13 से लेकर 18 तक हैं। और यहाँ कितने आपका 3 से लेकर 12 तक हैं, और 1 से लेकर 2 तक हैं। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, और इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, अब ये बातें आपको पहले पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि कार्बन अगर देखें हम, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बन का। सबसे पहले तो कार्बन का आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हो अगर, तो कुछ इस तरह से कार्बन होता है।
कार्बन में एक तो पहले नाभिक होते हैं, नाभिक हैं, और एक फर्स्ट सेल है इसका, जिसको प्रथम कक्षा बोलते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाया मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट मतलब सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरा में जाते हैं आपके टोटल 4। ठीक है, इसके क्या हो गया, एक तरह का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक, मतलब यहाँ पे इसका नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है, हिंदी में इसको नाभिक कहते हैं। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन चारों क्या करता है, मूवमेंट करता है, मतलब घूमते रहता है। और साथ में आपको ये भी देखना है यहाँ पे कि इसका अगर वैलेंसी देखें हम अगर, तो वैलेंसी कितना है इसका, 4 है। 1 2 3 4 दिख सकता है आपको, टोटल नंबर 6 हो गया। देखिए 2 3 4 5 6। तो इसके लिए आपको एक कन्फिगरेशन याद रखना पड़ेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है आपका, ये 2 बेस से बना सकते हो, एक सेल के आधार पे होता है और दूसरा सबसेल के आधार पे होता है। तो सेल आसान लगता है तो वही बना लो आप, देखिए 2, 4। और सबसेल से बना सकते हो जैसे 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो आपको ये सोच रहे हो कि पहला में 2 क्यों डालें, तो ये सब आपका जो सेल में एटम डालते हैं तो उसका एक रूल होता है। ठीक है, उसके बेस पे एटम में डाला जाता है कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर अगला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, सबका रूल है। उसको आप चाहो तो हम बता देते हैं क्या है। तो ये थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर आपको नॉर्मली बता देते हैं। सबसे पहले आपके पास नॉर्मल एक एटम है, इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो कोई आपको आइडिया होगा। इसको बोलते हैं हम लोग के सेल बोलते हैं, इसको हम लोग एल, इसको बोलते हैं एम। इस तरह एक और सेल होता है जिसका नाम है क्या, एन। तो 4 तरह के हमारे पास सेल हो गए, के एल एम एन। ठीक है, और साथ में आपको क्या याद रखना है, इसके नंबरिंग की बात करते हैं तो इसमें आप 1 नंबर पे सेल हैं, 1 2 3 4, आप नंबर डाल लो। जैसे इनके मान कितना है 1, फिर इनका मान कितना है 2, फिर 3, फिर यहाँ पे कितना है 4, इसकी इनके वैल्यू हो गए। अब सेल में क्या पाए जाते हैं, सबसेल पाए जाते हैं। ठीक है, सेल में क्या होते हैं, सबसेल होते हैं। जैसे के में एस सबसेल होता है, एल में एस और पी सबसेल होता है, एम में एस पी और डी होता है, और एन में होता है एस पी डी और एफ। हम वही बताएं आपको। ठीक है, इसके आधार पे। तो इसके बारे में और भी आप चीज़ें जान सकते हैं। जैसे पहला कि किसी भी सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ये भी आप जान सकते हो। बहुत ही आसान है, उसका फॉर्मूला होता है आपका 2n²। याद रखिएगा, मतलब किसी भी सेल का अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है किसी सेल का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 2n²। आप इससे आराम से निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए हम बोले के सेल के लिए, तो बताइए के सेल का निकालने का मतलब क्या हुआ, के तो पहला में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n का नंबर कितना है, 1 हुआ। तो बताओ n का यहाँ वैल्यू कितना डालेंगे, फार्मूला तो 2n² हो गया, पर बताओ n का मतलब सेलों की संख्या, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, क्या आपका है नंबर ऑफ सेल। तो बताओ के मतलब कौन सा सेल, पहला सेल। तो बताओ कितना होगा, 2 गुने 1 का स्क्वायर कितना हुआ 2। उस तरह कोई पूछे कि भाई बताओ भाई एल कितना होगा, तो 2 गुने कितना 2 का स्क्वायर। एल कहाँ है देख लीजिए, 2 नंबर पे है ना, तो क्या करेंगे 2 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। उस तरह एम निकाल लो कितना होगा, 2 गुने 3 का स्क्वायर कितना 18। उस तरह कितना हो जाएगा 2 गुने 4 का स्क्वायर 32। इस तरह से आप आगे ही बढ़ सकते हो, पर जनरली आपको 4 तक में पूरा इलेक्ट्रॉन या पूरा एटम हमारा कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतना ही बनता है आपका, आप आगे बना सकते हो ऐसे, पर उतना में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कवर अप हो जाते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, अगर हम एक किसकी बेस पे होता है, सेल बेस पे, तो देखो आप ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहला में कितना जा रहा है मैक्सिमम, तो मात्र 2 ही तो जा रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, पहला में 2। देखिए दूसरा क्या है, एल में कितना जा सकता है मैक्सिमम, तो 8 जा सकता है। तो 8 जब जा सकता है तो इसका मतलब तो 4 जा ही सकता है ना। ठीक है, तो 8 मैक्सिमम, मिनिमम तो 8 से नीचे कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो कितना हो गया 4। और जो 4 है इसका मतलब यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, किसके आधार पर, सेल के आधार पे है। ठीक है, और दूसरा सबसेल के आधार पर बोलते हैं, तो ये वाले बनाए गए हैं। तो आपको सबसेल समझने के लिए भी आपको वो भी बताते हैं, उसको कैसे निकालते हो, सबसेल से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे बनाओगे, उसका भी आसान तरीका है, पर उसको यहाँ पे काम भी नहीं है, फिर भी आपको हम बता देते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देख सकते हो, पहला में कितना के में सॉरी पहले सबसेल एस है, तो देखो एस आया और सेल नंबर 1 है, इसलिए 1 लिखा हुआ है, देख सकते हो पहला सेल है तो 1। अब देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो इसमें जाता है 2, फिर इसमें 2, तो इसमें 2 जाते हैं,
पी में जाते हैं, पी में टोटल 6 जा सकते हैं, डी में 10 जा सकते हैं, एफ में 14 जा सकता है। ये सेल का नंबर है कितने, एस में जा सकते हैं आपके 2, पी में जा सकते हैं 6, डी में जा सकते हैं 10 और एफ में 14। तो आप सोच रहे हो कि ये नंबर आ कहाँ से रहा है, तो इसको भी आप निकाल सकते हो। सबसेल में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का एक तरीका है, ठीक है। आइए उस तरीके को बताते हैं। उसका एक सूत्र होता है 4n-2, ठीक है। इससे आप किसी भी सबसेल में या किसी भी सबसेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है आप पता कर सकते हो। जैसे सबसे पहले बात करते हैं इस सबसेल के लिए, ठीक है। इस सबसेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, इस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकती है, तो खुद आप देखिए। इस तो ऐसे सब में अवेलेबल है, की में भी, एल में भी, एम में भी, इन में भी, ठीक है। पर सबसे पहला बार एस कहाँ आया, तो फर्स्ट में आया। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना डालेंगे आप, 4 × 1 - 2, कितना नंबर आएगा 2। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मैक्सिमम 2 जा सकते हैं। पी की बात करते हैं तो देखिए पी आपके सिर्फ फर्स्ट छोड़ के दूसरा के बाद दूसरा में, तीसरा, चौथा सब में अवेलेबल है, ठीक है। तो फिर फर्स्ट टाइम किस में आया आपका, तो सबसे फर्स्ट टाइम आया आपको दूसरा में, सेकंड। तो यहाँ पे कितना डालेंगे, यहाँ पे फिर से वही वैल्यू पी सबसेल की है, आपका हो जाएगा 4 × 2 - 2, कितना हुआ 8 में से 2 गया 6। समझ में आ रहा है। उस तरह आपको निकालना है डी सबसेल के लिए, तो डी का भी सेम रूल है। क्या करोगे बताओ, 4n - 2, तो बताओ 4 n का वैल्यू कितना आपके पास, n का वैल्यू आपका है, तो n मतलब d सबसे पहली बार कहाँ आ रहा है, तीसरा में आ रहा है। ऐसे d इसमें भी है, पर फर्स्ट टाइम किस में आ रहा है, ये आपको ध्यान देना, किस में आ रहा है, तो थर्ड में आ रहा है। तो यहाँ n का मान कितना डालेंगे, 3 - 2, कितना हुआ 10। समझ में आ रहा है ना। फिर यहाँ पे देखिए f बताइए फर्स्ट टाइम कहाँ आ रहा है, तो सबसे पहले देखो चौथा में आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है, 4th में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 × 4 - 2 कितना हो गया 16, 2 गया 14। ये आपके वैल्यू है। तो ये आपके वैल्यू आपको याद रखने पड़ते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सीखना पड़ेगा, किस तरह बनते हैं, वो बहुत आसान होते हैं बनाना। पर कम से कम अभी आप ये समझ लो कि सेल के आधार पे कैसे बन रहे हैं। और कार्बन के लिए आपको बस सेल सबसेल दोनों काम करेंगे, दोनों एक ही चीज़ हो जाते हैं। अगर आप आगे बढ़ते हो इसे 18 तक दोनों एक ही जैसा बनेंगे, ठीक है। आप इसमें जैसा बढ़ेगा उससे वैसा आप आगे, क्योंकि 6 तक मैं डाल सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या 1s 2s फिर 2p फिर 3s भी जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3p। तो इस तरह 3s और 3p तक जा सकते हो। उसके बाद आपका दिक्कत होने लगता है, उसके लिए एक अबाउ सिद्धांत होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। तो अभी हमें वहाँ काम ही नहीं है, ठीक है। हमें जितना काम है ना हम उसी पे बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट देख लीजिए, तो बताइए एक नंबर क्या नोटेट कर रहा है। तो सबसे पहले के मतलब ये पहला के सेल बता रहा है, कौन बता रहा है, के सेल। और ये क्या बता रहा है, दोनों मिलकर क्या बता रहे हैं, एल, ठीक है। तो देखिए के के बाद एल हो गया। और एल में देखिए मैक्सिमम मतलब इसको बोलते हैं हम लोग आउटर सेल भी बोला जाता है, इसको आउटर सेल। तो देखिए आउटर सेल का मतलब क्या हुआ कि देखिए 2 2 4 हुआ। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, खुद देख लीजिए 2 2 4। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें तो डायरेक्ट नंबर इलेक्ट्रॉन बता देता है, पर इसमें कौन इलेक्ट्रॉन बताता है, तो याद रखिएगा ये बताता है सेलों की संख्या और ये सबसेल कौन सा है। और साथ में ऊपर जो हम नंबर डालते हैं इसका मतलब क्या, ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको आप स्क्वायर मत पढ़िएगा, 1s² 1 2 ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे 1s2 2s2 ऐसे बोला करेंगे। कारण क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। ऐसे स्क्वायर का मतलब 2 ही होता है, फिर भी आप क्या बोलो यहाँ पे 2 ऐसे बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और क्या, तो बताओ कितना हुआ, सबसे पहले आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 2 4 हो गया। तो इसका मतलब इसका वैलेंसी कितना हुआ, आप यहाँ से एक पॉइंट डाल सकते हो कि इसकी वैलेंसी कितने हो गए 4, इतनी टेट्रा वैलेंसी है ये, ठीक है। तो यहाँ तक बातें हमने ये बताया आपको कि कार्बन जो है आपके उसके सिंबल सी है, और फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ग्रुप मतलब पीरियोडिक टेबल में इसका क्या पोजीशन है, और साथ में इसका पीरियोडिक नंबर मतलब ग्रुप नंबर क्या है, पीरियड नंबर क्या है, और साथ में इसका किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। इसके न्यूक्लियर ये बोलते हैं आपका न्यूक्लियर्स है, जिसको नाभिक कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल के आधार पर और सब सेल के आधार, दोनों ने बता दिया। दिक्कत है तो हमने पूरा ये बता दिया कि सेल से कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन को आप मतलब निकालते इलेक्ट्रॉन भी नहीं आ सकता। दूसरा क्या, सबसेल से कैसे निकालते हो, और सेल कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हमने भी आपको सब प्रूफ करके समझा दिया।
समझ में आ गया होंगे। थोड़ा सा बेसिक चला गया, मतलब ये सब 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो आप यहाँ पे सीख सकते हो। देखिए जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ पे हम आपको खुद बता दिया करेंगे, आपका टॉपिक अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सब बहुत आसान सा चीज़ है, सिर्फ पढ़ो आप, मेहनत करो, बहुत आसान से समझ में आएगा। तो चलिए हमने अभी ये पढ़ा दिया आपका टोटल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कार्बन जो हमारे हैं वो बॉन्ड जो बनाते हैं, या हमने इससे पहले जो मेटल में पढ़े थे उसमें हमने एक आयोनिक बॉन्ड देखा था, आप थोड़ा सा याद करके देखिए, जिसमें हमने ये बताया था कि एक आपके मेटल होते हैं, एक नॉन मेटल होते हैं, और मेटल जो होते हैं नॉन मेटल के अपने इलेक्ट्रॉन देते थे और आपका नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता था, और वहाँ पे एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलते थे क्या, आयनिक बॉन्ड से कंपाउंड बनता था। और आयनिक बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड मतलब सबस्टांस बनते थे, उसका हम नाम क्या देते थे, आपका आयनिक कंपाउंड नाम देते थे, ठीक है। अब हम बात यहाँ पे करने वाले हैं कि कार्बन किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा पीछे की ओर हम चलते हैं, जिसमें हमने आयोनिक बॉन्ड मतलब जो बताया था, या आप पढ़े होंगे या आप किताब में कहीं से पढ़े होंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये सभी बेसिक की चीज़ें हैं। चलिए हम आगे देखते हैं आयोनिक बॉन्ड के। हाँ तो चलिए सबसे अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले क्या है कि बॉन्डिंग इन कार्बन, ठीक है। बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग कार्बन से क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, याद रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। कौन से बॉन्ड बनते हैं इससे, कोवैलेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे को जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड हैं, इस चीज़ को हमने पहले नहीं पढ़े, अभी शुरुआत में है, पर इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था आयोनिक बॉन्ड, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड के बारे में, जो पीछे आपने पढ़े हैं। आयनिक बॉन्ड यानी आयनिक बॉन्ड से बने कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए आयनिक बॉन्ड क्या आपका, तो आयनिक बॉन्ड आपको बताया गया था कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता था कि एक एटम किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता था, शेयर मतलब देता था, मतलब लॉस करता था, और एक लॉस करता था दूसरा क्या गेन करता था। इससे जो बनता था कंपाउंड हम क्या कहते थे, आयनिक बॉन्ड कहते थे। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और या क्या हो सकता था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक देता था दूसरा क्या करता था, लेता था। इस चीज़ को हम क्या कहते थे, आयनिक बॉन्ड कहते। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता था, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस चीज़ को हम बोले थे मतलब क्या, आयनिक बॉन्ड बोले थे। एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था सोडियम क्लोराइड NaCl। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाना है तो क्या लिखोगे इसको 281, क्या लिखेंगे 287। अब देखिए कोई भी जो जितने भी कंपाउंड या बॉन्ड बनते हैं उसका मुख्य कारण होता है कि वो चाहता है आपका जितने भी एटम है वो चाहते हैं कि हम अपने आप को क्या कर लें, अपने जो अंतिम सेल है उसके ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट मतलब नोबेल गैस बनना चाहता है, या उसके पास जो भी नियरेस्ट नोबेल गैस है उसके पास हो उसका कन्फिगरेशन प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को या तो ट्रांसफ़र करेगा, शेयर करेगा, लेगा, देगा, सब उसके कारण ही होता है, ठीक है। तो जनरली हम बात करते हैं कि सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन, तो आपने डायरेक्टली सब्सटेंस देखे होंगे जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको बोला जाता है मतलब साधारणतः, ठीक है। तो जो नमक क्लोराइड आपका जो सोडियम क्लोराइड जो कंपाउंड है ये किस तरह से फॉर्मेट होता है, बनता है कि इसका फॉर्मेशन का क्या मेथड है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सोडियम के अंतिम समय कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, ध्यान से देख सकते हो, एक क्या आपका इसके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, और ये 7 क्या आपका क्लोरीन का आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर आप बात करते हैं कि सोडियम के पास नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है, तो इसकी नंबर कितनी है 11, और अगर इसकी नियरेस्ट नोबेल गैस की बात करें तो कौन है आपका, नियोन है। नियोन कौन है आपका, एक नोबेल गैस है। उसी तरह अगर क्लोरीन की नियरेस्ट नोबेल गैस की बात करें कौन सा आपका, आर्गन। तो खुद देखिए यहाँ पे सोडियम चाहता है कि हम नियोन की तरह बन जाए, ठीक है। तो सोडियम नियोन की तरह बनने के लिए वो क्या करेगा, अगर ये अपना खुद का इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे अगर इसको दे दे अगर, तो बताओ क्या होगा, नोबेल बन जाएगा। इसको सोडियम भी कैसा काम करने लगेगा, नोबेल की तरह, मतलब ये भी नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, जैसा अभिक्रिया नहीं करेगा, और सोडियम खुद भी यही चाहता है।
तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, कोई मांगने आएगा ले जा भाई तू ले जा, तो भी मतलब अपना जो कर, पर हमें नोबेल बनने दे, ठीक है। तो मान लीजिए कोल्ड्रीन को एक चाह है, मतलब एक ऐसे आया कोल्ड्रीन खुश होकर आया कि भाई इससे मांगेंगे तो मिल जाएगा, हम भी नोबेल बन जाएंगे, ठीक है। और अगर ए नोबेल बनेगा इसका मतलब कितना हुआ, इसके पास भी 8 हो जाएगा। कब 8 होगा, जब ए इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि ए जब 8 बनेगा तो कितना पहुंच जाएगा आर्गन के पास। तो देखिए यहाँ पे ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। हमने अभी क्या बोला है कि एक ने लॉस करता है, दूसरे ने गेन करता है, हो गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग सिंपल वे में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना बोलते हैं, ठीक है। या एक का गेन करना, दूसरे का लॉस करना। देखिए ए लॉस कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब इससे जो बनते हैं कंपाउंड, तो हमने पहले आपको बताया है कि जो किसी भी एटम के जो अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी अभिक्रिया में या कंपाउंड फॉर्मेशन में, वही भाग लेते हैं, ठीक है। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम सेल में, एक है। तो देखिए सोडियम, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और यहाँ पे क्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 1 7, दिख रहा है आपको। अब बताओ क्या करेगा, तो इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसको दे देगा, ये ले लेगा इससे, ठीक है। अब जितना इलेक्ट्रॉन ने लिया, अब लेने वाला हमेशा क्या बनाता है, लेने वाला हमेशा वो निगेटिव, लेने वाला हमेशा क्या निगेटिव होता है, देने वाला हमेशा क्या है पॉजिटिव होता है। तो देखो जब दिया तो हो गया Na प्लस और Cl माइनस, इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, Na प्लस और Cl पे माइनस हो गया। अब इसका कन्फिग्रेशन देखो तो क्या होगा, अब होगा 2 8, इसका होगा 2 8 8, हो गया कन्फिग्रेशन। अब इससे क्या फॉर्मेशन हो गया, NaCl। आप ये पहले पढ़ चुके होंगे, हम बस आपको थोड़ा सा याद दिलवा दिए हैं ताकि आप ये जो काम इसमें कर रहे हैं ना, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यही काम आप यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साथ में अगर आप एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये बेसिक अगर समझ जाते हो ना तो ये बॉन्ड पढ़ना बहुत आसान आपको लगेगा, ठीक है। जो पहले आप पढ़े थोड़ा सा देख लो। एक और आपको बताया थोड़ा सा एग्जांपल, जैसे चलिए हम कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे हम लेते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसे करते हैं। मैग्नीशियम हो गया आपका, ठीक है, और साथ में एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिख लो, और इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। तो बताओ क्या होता है, मैग्नीशियम का होता है 282, ऑक्सीजन कितना होता है 2,6, कन्फिग्रेशन हो गया। अब अंतिम सेल तो समझ ही रहे हो कितना, इसका कितना अंतिम सेल है, इलेक्ट्रॉन है 2, इसका कितना है 6। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दिखाओ, कितना है आपका 2, इसे कितना है 6, 2 4 2 6। अब खुद सोच के देखिए इसके पास नियरेस्ट नोबेल गैस कौन है, बिल्कुल सी बात है, कौन होगा, सही मतलब नियोन है। और बात करते हैं यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन के पास कौन सा नोबेल गैस है, तो इसके पास भी नियोन ही नोबेल गैस है। क्योंकि 8 अगर नियोन के नंबर देखें, यहाँ पे नियोन अगर है तो ऊपर चले जाओ 2 तो कितना होगा, नीचे से 10 पे है, तो इसके बाद होता है सोडियम और इसके बाद होता है मैग्नीशियम, ठीक है। मतलब 12 पे ऊपर जाते हो, जैसे आपका फ्लोरीन और ऊपर क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना पे है 8 पे है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ए भी नोबेल बन जाएगा, नियोन के बराबर पहुँच जाएगा। और ये दे रहा और ये ले रहा है तो ए भी नोबेल बन गया। तो देखिए इसको देने से हो जा रहा है काम, इसको लेने से काम हो जा रहा है। तो दोनों क्या करेगा आपस में, इलेक्ट्रॉन मतलब ये अगर देगा तो दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ठीक है। इस तरह से क्या इसके बॉन्ड मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जितना कन्फिग्रेशन मतलब जितना आपको नोबेल गैस कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन चाहिए था उसको मिल जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, नोबेल गैस बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 हो गया, देख सकते हो। इसको आगे थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं। मैग्नीशियम इसने 2 दिए इसलिए 2 इस पर चार्ज आएगा, और इसने 2 लिए इस पर क्या होगा 2 माइनस चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दिए इसका मतलब कितना हुआ 2 8 बच गया। इसमें कितना हुआ 2,8 ही होगा, देख लो। तो देख सकते हो दोनों का क्या हुआ, कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गया, नोबेल गैस पर पहुँच गया। अब ये चीज़ होते हैं आपके क्या, नोबेल गैस मतलब एक कंपाउंड बनाने के लिए जो आयनिक कंपाउंड इससे फॉर्मेट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है इसका। तो हमने अभी तक ये देखा कि आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितना ले रहा है, ये सभी चीज़ इसमें क्या हो रहा था, मतलब इसमें एक देने और लेने वाला जरूर रहेगा, ठीक है। और आपको एक और बात बताते हैं साथ में, जैसे जो एटम इलेक्ट्रॉन अपना अगर दे रहा है, याद रखिएगा जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो हमेशा क्या होगा, मेटल होगा।
और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है मतलब गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। इस बात को याद रखिएगा। नॉन मेटल और मेटल का पहचान करने का भी तरीका है। अब कोई भी एग्जांपल लो, जैसे हम बात करते हैं कोई भी एग्जांपल सोचो, जैसे हम बात करेंगे पोटेशियम, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो आएगा 2881, ठीक है। अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो नोबेल बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, ये लॉस कर देगा, तो लॉस जैसे करेगा इसका मतलब है नोबेल बन गया। अब बताओ नोबेल बनने के लिए क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो बताओ पोटेशियम क्या कहलाएगा, मेटल। ये सभी मेटल में पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। फिर भी आप एक बार आपको बता दिए फिर से। फिर देखिए आप अगर Cl है तो Cl कितना है 287, तो देखिए 7 अगर है तो अगर एक जो इलेक्ट्रॉन है देने वाला अगर ये गेन कर ले तो कितना हो गया 18। तो बताओ KCl कंपाउंड बनेगा नहीं बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और क्या कर रहा है, ये ले रहा है, इसका मतलब इससे कौन सा कंपाउंड बन रहा है, KCl बन रहा है। और KCl कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। आयनिक बॉन्ड से बने कंपाउंड कौन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये पूरी इसकी बेसिक चीज़ मतलब पूरी बातें हमने बता दी आयनिक बॉन्ड के बारे में। अगर आपका छूट भी गया होगा, आयनिक बॉन्ड नहीं भी पढ़े होंगे, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले एक बार अच्छे से लिखिए और अच्छे से पढ़िए, और आप बहुत सारे एग्जाम्पल बनाइए, क्योंकि आपके 10th एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MgO का निर्माण, NaCl का निर्माण आप कैसे करते हो, ये डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन से। इस तरह से आप और भी कंपाउंड बना सकते हो। तो आप तो समझ गए होंगे मेटल कौन होंगे, मेटल कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। तो गेन करने वाले क्या होंगे आपका नॉन मेटल, और जो लॉस करे वो क्या होंगे आपके मेटल। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपका कंप्लीट है। तो चलिए बहुत टाइम हो गया, चलिए अभी तो आप इतना ही करिए। हम अगली क्लास में बात करेंगे कि हम कोवैलेंट बॉन्ड से जो कोवैलेंट बॉन्ड है या कोवैलेंट जो कंपाउंड बनेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बस हम अगली क्लास में आई की क्लास करेंगे।